नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। तो आज हम देश देशांतर में बात करेंगे आर्थिक सुधारों की और विकास की रफ्तार की। किस तरह से अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें सुधार लाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और उनका क्या असर पड़ रहा है, और ख़ासतौर पर उसमें जो प्राइवेट इंडस्ट्री है यानी कि जो उद्यमी हैं उनका क्या रोल है, उनका कितना महत्वपूर्ण रोल है। और प्रधानमंत्री ने आज जो फिक्की की एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग थी यानी कि जो एजीएम की बैठक थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। अलग अलग जो इकोनॉमी के सेक्टर हैं उसमें सरकार किस तरह के सुधार लाना चाहती है और उनका अभी तक क्या फ़ायदा मिला है, और आगे का जो रोड मैप है ख़ासतौर से कोरोना महामारी के चलते उसमें किस तरह से अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका रोल कितना महत्वपूर्ण रहेगा। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। आइए उनसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं। हमारे साथ सिद्धार्थ हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के नेशनल इकोनॉमिक एडिटर हैं। हमारे साथ रणवीर नागायत जी भी हैं, नीति आयोग में पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट हैं। और फिक्की से उनके सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है राज्यसभा टेलीविजन में। शुरुआत आपसे करना चाहूँगा दिलीप जी, क्योंकि ये आप लोगों का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री इसमें मौजूद रहे और कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने अपने जो उद्घाटन भाषण था उसमें कही। और एक थीम की अगर बात करें तो थीम आर्थिक सुधारों से संबंधित थी, और ख़ासतौर पे किस तरह से जो इंडस्ट्री है, जो उद्यमी हैं, वो इसमें एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनको किस तरह से और एक प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिएगा। थैंक यू विशाल जी। एक तो आज प्रधानमंत्री ने जो फिक्की के एनुअल कन्वेंशन में जो मौजूद हुए और भाषण दिया और सबको इंस्पायर किया है, उसके लिए तो एक बहुत, जितना हम कह सकते हैं उतना कम है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आगे क्या है और किस किस क्षेत्रों के बारे में बात की थी, तो आप देखें तो जो शुरुआत जो उन्होंने कहा था कि पूरा जो गवर्नमेंट है पिछले कई सालों से एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में लगी हुई थी जिससे निवेश बढ़े, जिसमें इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। तो उसमें उन्होंने कहा था रिफॉर्म्स लेके आए हैं। खास करके अभी जो उन्होंने जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, जैसे वो एग्रीकल्चर का जो फंड निकाला था और रूरल डेवलपमेंट में फंड निकाला था, उन्होंने एक अच्छा आंकड़ा भी दिया था कि जो रूरल एरियाज में जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो अर्बन सेंटर्स से ज्यादा है। तो उनका एक बहुत ही साधारण सा मैसेज था इन्वेस्टमेंट में कि उद्योग जगत एक तो ब्रिज होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि रूरल इंडिया में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब रूरल इंडिया बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा और देश का और इंडस्ट्री के लिए भी फायदा होगा। और तीसरा उन्होंने कहा था खास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए हैं और कई कार्यक्रम किए हैं, उनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि उस क्षेत्र के प्रोडक्टिविटी बढ़े और देश को फायदा हो। जी जी। सिद्धार्थ, अगर थोड़े से आज के समय की बात करें, ख़ासतौर पे महामारी के चलते जिस तरह से न केवल हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वहाँ असर पड़ा, बल्कि पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ा। लेकिन अब अगर सिद्धार्थ कुछ संकेतक यानी कि कुछ इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ नज़र डालें, चाहे वो आंकड़े आरबीआई की तरफ से आए हों या फिर जो हाल ही में आईआईपी के जो आंकड़े आए हैं, उनसे थोड़ा सा सकारात्मक जो जिसे कहा जाए कि नजरिया जरूर देखने को मिलता है। अलग अलग सेक्टर्स में जो ग्रोथ है जो वो नेगेटिव में चली गई थी, अब वो धीरे धीरे वापस पॉजिटिव कैटेगरी की तरफ उस ग्राफ में बढ़ रही है। जी बिल्कुल। इस बात को भी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में थोड़ा सा उस पर जिक्र किया। अगर आप देखें कल जो आंकड़े आए हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, बहुत ही पॉजिटिव हैं। काफी सारे क्षेत्र जहां पर की एक गिरावट दिख रही थी कोरोना के आने के समय से पहले भी, उनमें भी वृद्धि दिख रही है। तो यह एक लेटेस्ट नंबर्स हैं जो कि इस रुझान को कंफर्म करते हैं कि हम एक अब ग्रोथ की तरफ अग्रसर हैं। अब वो चाहे दिसंबर तिमाही में हो या मार्च तिमाही में, वो एक अलग विषय है। पर सारे जो संकेत आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि इकोनॉमी एक तरीके से वापस जो है कोरोना लेवल पे, फरवरी के लेवल पर आ रही है। आरबीआई से भी संकेत यही आए थे कि जो
48 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स थे अक्टूबर के, उसमें से 30 जो हैं फरवरी के लेवल पर आ चुके हैं। बाकी 18 में भी वृद्धि हुई है, और वह अब इकॉनमी जो है मतलब कह सकते हैं कि वापस अपने प्री कोरोना लेवल पर आ रही है। और आपकी समझ से सिद्धार्थ, ये संभव कैसे हो पा रहा है? क्योंकि कई सारे अगर देखा जाए तो जो कोरोना महामारी का जो काल रहा है उसमें जो झटका लगा था इकोनॉमी को, वो बहुत बड़ा था। जी, इसमें काफी कारण है। अब जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को देख लें तो डिमांड जो है ठीक रही है। आने वाले दिनों में ये जो डिमांड है ये बढ़ने की ही उम्मीद है, कि जैसे जैसे लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लोगों की इनकम लेवल वापस आती है, इस तरीके से जो है रोजगार बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी। साथ ही जो है काफी सारे क्षेत्रों में जो है, जैसे कृषि का क्षेत्र देख लें, वहां पर काफी अच्छा डिमांड चल रहा है। कृषि में एक और फायदा ये हुआ है कि बरसात इस बार अच्छी रही और उपज अच्छी रही है, इस वजह से रूरल इकोनॉमी जो है काफी पॉजिटिव है। तो रूरल डिमांड जो है, आपका जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोगों की डिमांड आ रही है वो अच्छी है। ट्रैक्टर के सेल में वो देखने को मिल रहा है, अन्य क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और साथ ही जो कुछ कदम उठाए गए हैं, जो अगर आप जो सरकार ने जो 3 चरणों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो अनाउंस किया, उसमें जो एक मेन एरिया था, कुछ तो रिफॉर्म के एरिया थे, जैसे लेबर लॉ, या जैसा कि चिनॉय साहब बता रहे थे, कृषि के क्षेत्र में कानूनों में बदलाव लाया गया, या एमएसएमई की परिभाषा को बदली गई। उसके अलावा एक लिक्विडिटी इंजेक्ट की गई सिस्टम में, कि अगर छोटे व्यवसायी हो तो एमएसएमई को ऋण दिया जाए गारंटी के ऊपर, चाहे वो नाबार्ड के माध्यम से पैसे दिए जाएं, तो एक तरीके से, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स को जो है रेडी पटरी वालों को लिक्विडिटी दी जाए। तो इस तरीके से थोड़ा कैश लाया गया सिस्टम में, जिसकी कमी थी, और इससे भी जो है डिमांड में वृद्धि हुई है। जी जी, रणवीर नगायत जी को लेकर आते हैं। रणवीर जी, ये जिस तरह से सिद्धार्थ कह रहे थे, और एक मोटे तौर पर ये बात बिल्कुल मानी जा सकती है कि चाहे इकोनॉमी हो, उसका इकोनॉमी का चाहे कोई भी सेक्टर हो, उसमें किस तरह से तेज़ी से बदलाव लाया जा सकता है, वो सब इस बात पर निर्भर करता है कि उस सेक्टर से संबंधित जो नीति है उसका क्या टारगेट है, क्या एम है, और उससे जो संबंधित सेक्टर हैं उन पर किस तरह की नीतियां वहां पर मौजूद हैं। तो अगर नीति की बात करें, और ख़ासतौर पे ना केवल वो बातें जो कि अब तक की गई हैं, वो नीतियां जो कि अब यहां से आगे का जो सफर है उसको कैसे तय किया जाएगा, क्योंकि ना केवल कोरोना काल के चलते जो है जो झटका लगा था आर्थिक जो इकोनॉमी को, ना केवल उससे उबरना है, बल्कि और जो भविष्य के जो प्लान हैं उनको भी पूरा करना है। जी बिल्कुल, जो अभी हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स की, जैसे चिनॉय सर ने बोला, सिद्धार्थ जी ने बोला, अभी इस साल में इतने हमने रिफॉर्म करे। हमने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करा, हमने मैन्युफैक्चरिंग में हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाए, हमने एमएसएमई की परिभाषा बदली। ये सारे रिफॉर्म्स हमें देखना चाहिए कि पिछले सालों के रिफॉर्म्स के साथ साथ चलते आ रहे हैं। ये एक तरफ ड्राइव था फॉर्मलाइज करने का इंडियन इकोनॉमी को, कि जितनी हमारी फर्म्स फॉर्मल होगी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो हम 2017 में जैसे जीएसटी लाए, और फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाए। ये सारे मूव्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी को फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। और रही बात इस साल के जो रिफॉर्म्स है, वो आगे जाके जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल है और उससे आगे के जो गोल्स हैं उसको पहुंचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जैसे एग्रीकल्चर का हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहली जो नीतियां थी हमारे सेक्टरों के बीच में दीवारें खड़ी करी गई थी। अब उससे बेहतर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग का नहीं हो सकता। हमारी फूड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो है, हम 10% अपनी प्रोडक्शन साल की प्रोसेस करते हैं सिर्फ। तो जो लिंक था एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, वो मिसिंग था बिल्कुल नीतियों के कारण। अब जो नए रिफॉर्म्स लाए गए हैं फार्म सेक्टर में, उससे ये लिंकेज बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। और फिर एमएसएमई की बात रही, एक हमेशा इकोनॉमिस्ट ये बात बोलते रहे कि इंडिया की जो फर्म्स हैं वो बहुत छोटी रहती है। इससे जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो बात आती है कि आप जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाए तो आपका पर यूनिट कॉस्ट गिरेगा, वो सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारी एमएसएमईज को नहीं मिलती थी, क्योंकि वो छोटी रहती थी। उसका कारण क्या था? एमएसएमई की जो डेफिनेशन थी। 14 साल बाद एमएसएमई की डेफिनेशन बदली गई है। माइक्रो इंडस्ट्री का थ्रेशोल्ड 4 गुना कर दिया है, मीडियम का 5 गुना कर दिया। इससे क्या होगा, वो अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं।
जॉब क्रिएशन ड्राइव कर सकता है, लेकिन जो बेनिफिट एमएसएमई के मिलते हैं उनको सरकार की तरफ से, वो भी उनको मिलते रह सकते हैं। और उसी से फिर जुड़ी है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। उससे सिर्फ मेन प्रोड्यूसर्स को फायदा नहीं होगा, जो डाउन स्ट्रीम एमएसएमईज है उन सबको फायदा होगा। वो अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे, उनका आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेंगी एंड देयरफॉर इनकम बढ़ेगी इंडिया में। जी जी, तो ये सब वो नीतियां हैं। दिलीप जी को दोबारा लाना चाहूंगा। दिलीप जी, आपने शुरुआत में कई उन बातों का जिक्र किया था जो कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, और वो अब जो भविष्य में किस तरह से ये जो नीतियां हैं सरकार की या फिर जो रिफॉर्म पॉलिसीज हैं उनका कैसे फायदा उठाया जा सकता है, उनसे किस तरह से बेनिफिट सबको मिल सकता है, ना केवल उद्यमियों को बल्कि आम आदमी को भी, वो बात की। उसके अलावा जो उन्होंने कहा खासतौर पर कि अब जो आगे आने वाला समय है वो हिंदुस्तान के गांव और छोटे शहरों का समय है, तो जो उद्यमी हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, उनका फोकस वहां होना चाहिए। आप कितने सहमत हैं इससे, और वो कैसे हो पाएगा? ऐसा है कि जैसे अगर आप कोरोना वायरस से जो पैंडेमिक के द्वारा देखें, तो एक जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसने जो ग्रोथ काफी उसको ग्रोथ पैटर्न पे चलती रही और पॉजिटिव ग्रोथ था। दूसरा जो कंजम्पशन था, क्योंकि शहर में जो मेन मॉल्स थे या मेन रिटेल आउटलेट्स थे वो तो सब बंद हुए थे, तो खाली जो रूरल एरियाज में अगर आप देखें तो रूरल एरियाज में लोग कंजम्पशन कर रहे थे और रूरल एरियाज में लोग चीजें खरीद रहे थे। और जो लो कॉस्ट हाउसिंग का भी जो है, आप देख रहे हैं जो लो कॉस्ट हाउसिंग का उन्होंने जो प्लान बनाया था वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ज्यादातर अक्सर वहां पे कंजम्पशन हो रहा है। तो बिल्कुल साफ है कि अभी जो एग्जिस्टिंग मेट्रोज है वहां पे जो ग्रोथ का जो पैटर्न है वो एक तरीके से अलग रूप लेगा, और जो ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन होगा रूरल एरियाज और टियर 2 और टियर 3 सिटीज से वो बहुत ज्यादा होगा पहले के तुलना में। और उनका ये कहना था कि वहां पे भी आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे हेल्थ। और हाल ही में उन्होंने ये पीपीपी के लिए एक वायबिलिटी गैप फंडिंग का एक स्कीम अनाउंस किया था 2 दिन पहले। तो उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जैसे वो कह रहे थे कोल्ड चेन, स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो तो रूरल एरियाज में है वहां पे। और जैसे रणवीर जी ने कहा था कि 10% ही प्रोड्यूस होता है और फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर के बीच में एक दीवार खड़ी हुई है। तो ये अगर आप कोल्ड चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, उन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज में 1 लाख करोड़ का एक फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक प्रपोजल निकाला था। तो ये प्राइवेट सेक्टर ही इन्वेस्ट करेगी इसमें, कि सारे वो जो पूरा जो एंड टू एंड इकोसिस्टम है वो एक तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। और जैसे हम पहले, और जैसे अब आप कहते हैं कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम एक्चुअली आगे जाके ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बन सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा उन्होंने जो कहा था कि बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स है, बीइंग वोकल फॉर लोकल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है जो लोकल एरियाज में एक्चुअली बनते हैं और उनके लिए एक विश्व स्तर पे मार्केट है। तो उसको हम कैसे वो पूरा जो चेन है फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल मार्केटिंग, उसमें कैसे करें। और प्रधानमंत्री के बाद श्री पीयूष गोयल ने भी एजीएम को एड्रेस किया था। उन्होंने ब्रांड इंडिया का मार्क बना रहे हैं, जिसमें जो खरीदारों को एक तरीके से वो बिल्कुल आश्वासन होगा कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये सही प्रोडक्ट है। तो अलग अलग चीजों से, एक तो था हम यहाँ जाके वो बाहर में इन्वेस्ट करें, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल हेल्थ केयर, एजुकेशन में। दूसरा उनके लोकल प्रोडक्ट्स को जैसे एक तरीके से ग्लोबल करें। तो ये 2 दिशाएं हैं, क्योंकि अगर वहां पे उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, उनका इनकम नहीं बढ़ेगा, तो वहां पे कंजम्पशन भी नहीं बढ़ेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर इंडिया को अगले साल उसके बाद डबल डिजिट ग्रोथ में जाना है, तो ये टियर 2, टियर 3 सिटीज और रूरल सेक्टर का बहुत बड़ा एक रोल होगा। जी जी, सिद्धार्थ, आप सहमत हैं जो दिलीप जी कह रहे हैं, और जिस तरह का सुझाव प्रधानमंत्री की तरफ से भी आया है कि अब फोकस जो है वो ग्रामीण इलाकों, ग्रामीण भारत और जो छोटे शहर हैं वहाँ होना चाहिए, और अगर वहाँ उद्यमी फोकस करते हैं तो वो क्या क्या एरियाज हैं, क्या सेक्टर हैं जहाँ पर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लोगों को भी फायदा मिले और उद्यमियों को भी अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिले? जी, जो प्रधानमंत्री का भाषण था उन्होंने एक बहुत ही अहम हिस्सा यह भी था कि उन्होंने निजी क्षेत्र के सरकार कैसे बिजनेस से बाहर निकले
उसका भी उन्होंने जिक्र किया और एक दिशा दी कि अब सरकार जो है वह जमाना ढल गया जबकि सरकार ब्रेड और केक और स्कूटर और टीवी बनाती थी, और आने वाले वर्षों में निजी क्षेत्र का जो रोल होगा वो बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे आपका रोल बढ़ता है वैसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात की गई उसमें एक बहुत ही अहम अंग निजी क्षेत्र निभाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। और यह एक तरीके से एक दिशा भी दिखा रहा है कि जो हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, अभी के जो शहरी क्षेत्र हैं, बड़े बड़े शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कोप नहीं कर पा रही है कि जिस प्रकार से लोग गांवों से और छोटे शहरों में यहाँ आ रहे हैं, उस गति से, उस रफ्तार से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि नहीं हो रही है। तो एक तरीके से यह उस प्रेशर को भी कम करेगा और दूसरी तरफ से एक ये बैलेंस डेवलपमेंट की जो बात काफी दशकों से हो रही है, उस समस्या का भी ये समाधान करेगा। जी जी, रणवीर जी, आपके नज़रिए से अगर देखें और नीतियों की भी बात करें, ख़ासतौर पर जिस तरह से ये जो बात है ग्रामीण इलाकों में इन्वेस्ट करने की, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में इन्वेस्ट करने की, और दिलीप जी और सिद्धार्थ दोनों कह रहे हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस होना बहुत ज़रूरी है। जी, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा हमारे यहाँ जो रिसर्च चलती है उसमें हमने पढ़ा कि लिखा कि साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इंटर कंट्री इनकम के जो डिफरेंसेस को एग्जामिन करें, देखें, तो उसमें से ये चीज़ निकल के आती है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है या नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने की जो क्षमता है वो सिर्फ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से ही आती है। हमारे हेल्थ में इन्वेस्टमेंट हुए, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हुए, न्यूट्रिशन में इन्वेस्टमेंट हुए, इनके बिना हमारी जो कैपेसिटी है ये नई टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करना, जैसे हमारी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है, इनको इंडियन कंडीशंस में अडेप्ट करने के लिए कि हमारा ह्यूमन कैपिटल पूल बड़ा बेहतर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सहमत कि रूरल एरियाज टियर 1 टियर 2 में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी जी, रणवीर, एक और मुद्दे पर आपके विचार जानना चाहूंगा, जो कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र भी किया और हाल ही में कैबिनेट की तरफ से इस योजना को मंजूरी दी गई है, पीएम वाणी योजना जिसकी बात करते हैं। और ये एक जिसे टूल कहा जा सकता है टेक्नोलॉजी के साथ यूथ को कनेक्ट करना, और साथ में जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको भी एक तरीके से फिलिप या एक आइडिया मिल सकता है कि कितनी कनेक्टिविटी की ज़रूरत है और किस तरह से जो खासतौर पर जो ग्रामीण इलाकों का युवा है वो बहुत जागरूक है आज की तारीख में। जी बिल्कुल, इससे बहुत, जैसे आज की डेट में अभी कोरोना के टाइम पे हमने ई कॉमर्स की बढ़त होते हुए देखी, पीएम वाणी स्कीम से जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनेंगे, सब रूरल एम्प्लॉयमेंट, ई कॉमर्स को इतना फिलिप मिलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा रूरल इलाकों में, और बल्कि लोग अपने खुद के बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम। आज की डेट में बहुत से एंटरप्रेन्योर्स माइक्रो लेवल पे अपने चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिजनेस चला रहे हैं, चाहे वो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहे हैं, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट्स का जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा हुआ है यूपीआई का, जिसमें आज की डेट में लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन होते हैं दिन के, तो विद ये जो वाईफाई हॉटस्पॉट बनेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगा, डिजिटल पेमेंट्स को और भी ज्यादा एक्सेप्टेंस होगी, उसकी यूसेज होगी रूरल इंडिया में, और उससे जो इंटरनेट कनेक्टेड जो प्रोडक्टिविटी में गेन्स आते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लोगों को, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे आगे जाते हुए। जी जी, दिलीप जी, आपको लगता है कि जो पीएम वाणी जैसी जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां सरकार बना रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को हार्नेस करने की जो बात होती है, उसका जो इस्तेमाल करने की बात होती है, ना केवल युवाओं के नज़रिए से वो आगे बढ़ सकें, बल्कि जो बाकी आम जनता है उन तक भी सरकार की नीतियों के फायदे पहुंच सकें, और ये एक बहुत अच्छा अवसर है प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी शायद इन्वेस्ट करने का और पैरेलली उसमें फ़ायदा करने का अपना। ये जो डिजिटल जो प्रधानमंत्री ने आज जो अपने भाषण में 2 या 3 दफे बोला था, पीएम वाणी का तो उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने ये डिजिटल जो वो ट्रांजैक्शंस है, जो डीबीटी का वो एक तरीके से उसका भी काफी उसके ऊपर भी बात किया था। और जो प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी ने वहाँ अपने स्पीच में भी कहा था कि बिल गेट्स जैसे व्यक्ति ने कहा है कि जो डिजिटल का जो ये पेमेंट ये जो पूरा सिस्टम है इंडिया में एक ग्लोबल रोल मॉडल है।
क्योंकि पूरे विश्व में लोग ढूंढते रहे थे इस कोरोना समय में कि वो पैसा कैसे एक ट्रांसफर करे लोगों को, लेकिन भारत में वो सिस्टम बना हुआ था क्योंकि वो डीबीटी ट्रांसफर करने का बहुत आसान सा सुविधा हो गई थी। और दूसरे जो यूपीआई का जो हमारा सिस्टम था और जो अक्टूबर में करीब 4 लाख करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस हुए थे और वो कहते हैं 2 मिलियन ट्रांजैक्शंस, तो वो एक काफी एक फाउंडेशन है। और आज की डेट में लोग जो सोचते हैं कि कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट हो और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी हो, उसमें जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज तक बहुत ही काम आया था। और एक बात जो उन्होंने नहीं कहा था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कूल तो बंद हो गए थे, तो गांव गांव में बच्चा स्कूल अटेंड कर रहा था डिजिटल माध्यम से, तो वो एक बड़ा कंटिन्यूटी फैक्टर था। कॉलेज वाले भी, कॉलेजेस भी ऑफलाइन हो गए थे, बट स्कूल, प्राइमरी स्कूल से लेकर के 12वीं तक और बीच में एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन क्रिएट किए गए थे। तो ये डिजिटल का जो अवसर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। और आगे जाकर के मेरा ख्याल है अगर गवर्नमेंट 1 मिलियन हॉटस्पॉट्स क्रिएट करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस मॉडल निकालेगा उसको 10 गुना करने के लिए, क्योंकि इस देश में बहुत सारे, अगर हम प्राइवेट पब्लिक फ्री हॉटस्पॉट्स क्रिएट करें जो जिसमें लोग कनेक्ट करके या तो कॉमर्स करें या पढ़ें या इंटरेक्ट करें, तो आगे जाके बहुत फायदा होगा। और जो पूरा जो नेशनल वो जो पंचायत को जोड़ना, वो सब भी इसी पीएम वानी के बीच में आ जाता है, इसलिए मैं उसके बारे में जी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक थोड़ा सा रिफॉर्म अननोटिस गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम ने, जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स और जो वर्क फ्रॉम होम की जो सुविधा थी और बहुत से लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स थे और रिन्यूएबल्स की लाइसेंस थी, उसको एक तरीके से बिल्कुल अलग कर दिया है और बहुत ही इजी बना दिया है लोगों को काम करने के लिए। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया जो है, आगे जाकर के लोग ये नहीं सोच पाएंगे कि 2 साल पहले हम क्या कर रहे हैं। एक और कार्यक्रम में मेरे ख्याल बात हुई थी कि लोग पहले तो कैश लेके जा रहे थे, फिर अभी लोग क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हैं, पहले अब आगे जाकर के अपने फोन से ही सब डिजिटल हो जाएगा। तो ये एक आगे जाकर के बहुत ही फायदेमंद है हर आदमी को, हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के लिए। जी जी बिल्कुल। सिद्धार्थ, आप सहमत हैं कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल आगे अगर आर्थिक विकास की बात करें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका जो है वो निभाने वाला है, और इसलिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही दिशा में है? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने भी जैम ट्रिनिटी की वहां पे बात की और कैसे जो है जनधन, आधार और मोबाइल को जो है जोड़ा गया है और कैसे ये सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया गया पिछले 5-6 साल वर्षों में, जिससे पहले बैंक के खाते खोले गए और आधार से उसको लिंक किया गया और लोगों के पास जो मोबाइल है उस माध्यम से यूपीआई तथा अन्य टूल्स को प्रयोग करते हुए लोग अपना पैसे उनके खाते में आ भी रहे हैं और उसी के माध्यम से वो उसका पेमेंट भी कर रहे हैं, भुगतान भी कर रहे हैं। तो ना सिर्फ ये एक आपको जो इनकम साइड से या खर्च की तरफ से जो ये सुविधा मिल रही है, उसके अलावा जो डिजिटल माध्यम से यदि आप देखें, चाहे आप लाइसेंस लेने जा रहे हो या आप अपना पासपोर्ट लेने जा रहे हो, एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है। आपको पता है कि आपने फीस भर दी और आपको इस डेट को, इस समय में आप जाके अपनी सुविधा सेवा ले सकते हैं। जो एक और चीज जो आज पीयूष गोयल जी ने भी बात की और कल महापात्रा साहब जो उनके सेक्रेटरी साहब में सचिव हैं उन्होंने भी बात की, वह एक सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस की भी बात की है, जो कि सारा एक टेक्नोलॉजी पे निर्भर होगा। और उन्होंने बताया कि कैसे आप जैसे एक फॉर्म भरते हैं कॉलेज में दाखिला लेने के लिए और उसी से सारे कॉलेजेस में चला जाता है, वैसा ही एक फॉर्म बनाया जा रहा है जो कि इन्वेस्टर, जो कि एक निवेशक होगा, वह भर देगा और वो जो है सारे विभिन्न विभागों को चला जाएंगे और विभाग अपने हिसाब से उसका प्रोसेसिंग कर देंगे। तो इससे जो यह है कि रेड टेप है भारत में और फाइल रुक जाता है और अप्रूवल्स नहीं आते, ये सब चीजों का भी यह एक सोल्यूशन टेक्नोलॉजी है
और ये कई मतलब आप देख लें हर एक दिशा में आप देखें वहां पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है सरकार में, ताकि सुविधा बढ़ती जाए सिटीजन्स को। जी जी बिल्कुल। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण टूल ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, रणवीर और दिलीप चिनॉय जी, अपनी बात हमारे सामने और हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो ये थी बात विस्तार से आर्थिक सुधारों की और किस तरह से उन सुधारों का असर विकास की रफ्तार पर पड़ रहा है, विकास के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं और किस तरह से जो गति है विकास की वो आगे बढ़ती जा रही है। हम आज के इस एपिसोड में बस इतनी ही बातचीत करेंगे और सोमवार को एक बार फिर हाजिर होंगे हम एक नए मुद्दे के साथ और कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।